हमारा आगे का टॉपिक है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड ओजोन होल। आज हमें ये जानना है कि ओजोन जो लेयर है जिसका फॉर्मेशन ओजोन ऑक्सीजन साइकिल से होता है, आखिर उसमें छिद्र कैसे हो गया, उसमें डिप्लीशन कैसे होता है, जिसे ही हम ओजोन होल कहते हैं। अमूमन हमने ये वर्ड सुना है कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, तो क्या वो एक आर पार का होल है? नहीं, वो आर पार का होल नहीं है, बल्कि वहाँ ओजोन जो गैस है उसका डिपोजिशन कम है। तो क्या है, अनेक मानव निर्मित प्राकृतिक पदार्थ ओजोन के अणुओं के साथ अभिक्रिया कर उसे तोड़ सकते हैं। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि पृथ्वी के वायुमंडल में आने वाली यूवी किरणें ओजोन रोकती है। यहाँ तक हम पहले ही समझ चुके हैं कि यूवी रेडिएशंस आएगी और उनको एब्जॉर्ब कर लेगी ओजोन, और उसको O2 और फ्री रेडिकल ऑक्सीजन में वो टूट जाएगी, नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाएगी। यदि यह कम हो जाए, यानी ओजोन कम हो जाए, तो पृथ्वी की सतह पर यूवी किरणों की मात्रा बढ़ जाएगी। ओजोन को क्षति पहुंचा सकने वाले ये पदार्थ ओजोन क्षयकारी पदार्थ, ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस ODS कहलाती हैं। तो देखो, ODS ओजोन डिप्लीशन सबस्टेंस वे सबस्टेंस होते हैं जो ओजोन लेयर की मात्रा में कमी कर दें। ये मुक्त मूलक उत्प्रेरक होते हैं। कुछ प्रमुख ओजोन क्षयकारी पदार्थ निम्न है, जैसे है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, हाइड्रोक्सिल OH, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो देखिए मित्रों, आपको ये नाम याद रखने हैं क्योंकि ये ODS है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन से पदार्थ हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। ODS ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस कौन से होते हैं? तो वो होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, वो होते हैं हाइड्रोक्सिल, वो होते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन। तो इसमें मुख्यतः क्लोरीन का नाम आगे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में आप सुनेंगे, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि ODS में ये भी होते हैं नाइट्रिक गैस, हाइड्रोक्सिल, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये सारे नेचुरल स्रोत है, अत्यधिक कम मात्रा में पाए जाते हैं प्रकृति में। ओजोन इनके होते हुए भी पहले संतुलन में थी। जब से मानव ने आर्टिफिशियल रसायनों का उपयोग करना शुरू कर दिया, तब से ये सभी मानव जनित पदार्थ प्राकृतिक स्रोतों की तुलना में कई गुना बढ़ गए हैं। भाई, इनका बैलेंस खत्म हो गया है, बैलेंस अब ये इम्बैलेंस हो गया है, तथा इनकी बड़ी मात्रा वायुमंडल में आ रही है। क्लोरीन और फ्लोरीन युक्त कार्बनिक रसायन फ्रियोन कहलाता है। तो आखिर फ्रियोन क्या होता है? तो देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही फ्रियोन होता है। तो जिसमें क्लोरीन भी हो फ्लोरीन भी हो, वो फ्रियोन कहलाता है। ब्रोमीन और फ्लोरीन युक्त हैलोन्स, अगर जिस केमिकल के अंदर ब्रोमीन हो और फ्लोरीन हो, वो क्या कहलाएंगे? हैलोन्स कहलाते हैं। दोनों तरह के रसायनों के अनेक रूप ज्ञात हैं तथा इनका उत्पादन मानव अनेक उपयोगी कार्यों हेतु करता है। फ्रियोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का उपयोग प्रमुखतः शीतलन में किया जाता है। देखो, कूलेंट के रूप में इनका यूज किया जाता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रियोन का। फ्रियोन ही CFC है। यह गैस अवशीतलों को से रिस कर, यानी कि जो कूलेंट से ये लीक हो जाएं तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा CFC। हेलोन्स जिसमें क्या हो? क्लोरीन हो और ब्रोमीन हो, फ्लोरीन हो और ब्रोमीन हो। हेलोन का उपयोग अग्निशामकों में आपने देखा होगा, अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर होती हैं, आग बुझाने के काम में आती हैं, तो उनके अंदर हेलोन्स होते हैं, ब्रोमीन और क्लोरीन होता है। आप जितने प्रकार का स्प्रे देखते हैं उनमें हाल ही में CFC का उपयोग प्रोपेलेंट के रूप में भी किया जाया गया था। हेलोन और फ्रियोन सामान्यतः वायु की तुलना में भारी होती है, नीचे रहती हैं, परंतु इनकी आयु लंबी होने के कारण पवन के माध्यम से स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंचने का अवसर मिल जाता है, जहां प्रकाश की उपस्थिति में इनका फोटो डिसोसिएशन होता है। यानी ये क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब एयर करंट से स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर में पहुंच गए, तो ओजोन लेयर के अंदर इनका फोटो डिसोसिएशन यानी टूटेंगे ये। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से फ्लोरीन और क्लोरीन रिलीज हो जाएंगे और हेलोन्स में से ब्रोमीन क्लोरीन रिलीज हो जाएंगी। अपघटन के परिणाम स्वरूप ये क्लोरीन या ब्रोमीन मूलक उत्पन्न होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में ओजोन अणुओं को तोड़ता है। ये मूलक अभिक्रिया एक श्रृंखला के रूप में होती है जिसमें एक मूलक लगभग 1 लाख ओजोन के अणुओं को तोड़ सकता है। देखिए मित्रों, ये परीक्षा में पूछा गया है, RPSC ने भी ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा है कि एक क्लोरीन का अणु या एक फ्लोरीन का अणु कितने ओजोन के अणुओं को तोड़ सकता है। तो जो ओजोन लेयर में जो ओजोन है, एक अगर फ्लोरीन चला गया तो वो 1 लाख, एक क्लोरीन चला गया तो 1 लाख वो ओजोन के अणुओं को तोड़ देगा।
यह अभिक्रिया तभी रुकती है जब क्लोरीन या ब्रोमीन मूलक पुनः वायुमंडल की निचली परत में आ जाए, यानी वो वहां से अगर नीचे नहीं आएंगे तो वो ओजोन को तोड़ते रहेंगे और वापस क्योंकि इनकी हाफ लाइफ अधिक होती है, ये डिग्रेड नहीं होती, इसलिए लंबे समय तक बने रहते हैं। ये सामान्यतः स्ट्रेटोस्फीयर में रह सकते हैं। यह अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। तो इस रिएक्शन से हम समझते हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फ्रियोन है, जिसमें एक फ्लोरीन और 3 क्लोरीन है, HF, ये रेडिएशंस की उपस्थिति में ओजोन लेयर को ये तोड़ते हैं। तो देखो इसमें ये एनर्जी की उपस्थिति में तोड़ता है, तो इसमें क्लोरीन फ्री हो गई, Cl2 और ओजोन ऑक्सीजन फ्री हो गई। इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि इनके प्रारंभ होने के लिए परमाणु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। परमाणु ऑक्सीजन को देखो, अब इसका जो डिग्रेडेशन हो ये टूटे एनर्जी से, तो उसके लिए इसको क्या चाहिए, यहाँ पर ये फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए, और ये फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए इसको। तो ये फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहाँ मिल सकता है, नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ मिल सकती है, ओजोन में, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में। तो इसलिए इनका डिग्रेडेशन भी स्ट्रेटोस्फीयर में ही होता है। वास्तव में यह इन स्टेप से समझ सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एनर्जी दी जिससे क्लोरीन फ्री हो गया, क्लोरीन ऑक्सीजन के ओजोन के साथ मिल करके यहाँ ClO बनाया, फिर यहाँ पर ये वापस इससे फ्री क्लोरीन फ्री हो गई और यहाँ ऑक्सीजन। अब है ब्रोमीन भी इसी प्रकार से अभिक्रिया दर्शाता है। ब्रोमीन क्लोरीन की तुलना में अधिक प्रभावी होता है, परंतु वायुमंडल में फ्लोरीन जल तथा मीथेन से अभिक्रिया करके हाइड्रोफ्लोराइड में बंध बनाता है, तथा आयोडीन भी वायुमंडल की निचली सतह पर बंध बनाती है, जिसके कारण स्ट्रेटोस्फीयर तक इनकी नगण्य मात्रा भी पहुंचती है। मानव द्वारा बड़ी मात्रा में रसायनों का प्रयोग से वातावरण में ओजोन की मात्रा घट रही है। ओजोन की परत पहले से अधिक झिल्ली पतली होती जा रही है। इसे ओजोन परत का विरलन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कहा जाता है। तो ये होता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी ओजोन परत का पतला होना। यह एक परिघटना है जो सबसे पहले 1885 में देखी गई। एंटार्क्टिका के ऊपर वायुमंडल के बहुत बड़े भाग में ओजोन अत्यंत विरल यानी बहुत कम मात्रा में पाई गई। वैज्ञानिकों ने इस घटना को ओजोन होल नाम दिया। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि ओजोन होल कहाँ देखा गया था सबसे पहले, तो यह देखा गया था अंटार्कटिका के ऊपर। सामान्यतः भूमध्य रेखा की ओर जाने पर ओजोन परत की मोटाई घटती जाती है, यानी इक्वेटर पर तो ओजोन परत कम गहरी है, और पोलर की ओर जाएंगे तो ओजोन परत अधिक गहरी, अधिक मोटी नजर आएगी। परंतु अंटार्कटिका पर छिद्र का देखा जाना इसकी विपरीत घटना थी। ओजोन नाशी या क्षयकारी रसायन, जिन्हें हमने ODS कहा था, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस, प्रयोग ध्रुवों पर बड़ी मात्रा में नहीं किया जाता, फिर भी इसके ध्रुवों के ऊपर देखे जाने के कारण वायुमंडलीय वायु धाराएं हैं जो ध्रुवीय स्ट्रेटोस्फेरिक बादलों, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के कारण ऐसी घटना होती है, यानी वो स्ट्रेटोस्फीयर में क्लाउड्स के थ्रू पहुंच रही है। ओजोन क्षयकारी पदार्थों का ध्रुव की ओर ले जाने ऊपर ले जाती है, जो ओजोन क्षरण का उपयुक्त वातावरण प्रदान करते हैं।